हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मोहतरमा मैत्री पुष्पा साहिबा, प्रिंसिपल मोहतरम जनाब डॉक्टर असलम परवेज साहब, कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों से तशरीफ़ फरमा असातिज़ा कराम, मुख्तलिफ पब्लिकेशंस के नुमाइंदगान और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आदाब। ख़वातीन व हज़रात, तीसरे भीष्म साहनी किताब मेले में आप सबका खैर मक़दम है। Before we go ahead, I would like to invite our principal, Dr. Aslam Parvez, to the dais to say a few words about the Bhisham Sahni book fairs. Sir. गुड मॉर्निंग। रेस्पेक्टेड मैत्री जी, चीफ गेस्ट हमारी आज की, मेरे तमाम साथी, इस ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज फैमिली के मेंबर्स, वो सीनियर साथी जो आज आए इस प्रोग्राम के लिए हमारे, वो मेहमान जो आज वर्किंग डे में वक्त निकाल के आज आए यहाँ पे, और माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली हैप्पी टू वेलकम यू टू दिस ग्रेट इवेंट विच वी सेलिब्रेट एंड ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी ऑफ ए very well known, renowned and a very dedicated teacher, Mr. Bhisham Sahni, जो इस कॉलेज के ओल्ड कैंपस के ज़माने के टीचर थे और बहुत अच्छे अंग्रेज़ी के टीचर थे और हिंदी में बहुत अच्छा लिखते थे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस ज़माने के दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट था। बीएससी में हम लोग के ज़माने में सब्सिडी सब्जेक्ट्स होते थे, तो मेरे पास सेकेंड ईयर में इंग्लिश सब्सिडी थी, तो उसमें भीषम जी ने पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरे पीरियड के वो टीचर थे, तो उनका कैरेक्टर, उनका हाव भाव, उनका बातचीत का अंदाज़, उनकी मोहब्बतें सब याद हैं और सामने आ जाता है आँखों के। उनकी याद में ये किताब मेला हम लोग अरेंज करते हैं। उसके पीछे दो मकसद हैं, वाई वी डू इट, वाई वी अरेंज इट। भीषम साहब, मैंने जैसे कहा कि वॉज ए डेडिकेटेड टीचर। डेडिकेटेड टीचर का क्या मतलब हम समझते हैं? दी वन हू टेक्स क्लासेस वेरी रेगुलरली, रिलीजियसली, दैट्स वन एस्पेक्ट, एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि द टीचर इन टोटलिटी हु बिलीव्स इन होलिस्टिक एजुकेशन, उसका काम सिर्फ क्यूरिकुलम निसाब पढ़ाना नहीं होता, वो टॉपिक नहीं पढ़ाना होता, बल्कि उससे बाहर भी बच्चे को लेके जाना होता है और उसको एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छे संस्कार सिखाना और ये सिखाना कि इंसानियत है क्या, इंसानियत की असास क्या है, इंसानियत की बुनियादी क्या है, व्हाट आर द वेरी फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, हाउ डू यू क्वालिफाई योरसेल्फ टू बी कॉल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, वो क्या चीज़ है जो आपको जानवर से अलग करती है। क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आप में से भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे कि फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली हम लोग कितने एक से हैं। इसलिए तो जो हमारे बच्चे मेडिसिन पढ़ते हैं उनको डिसेक्शन एनिमल्स के कराए जाते हैं, उन सिस्टम्स को बताने के लिए जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्योंकि वी ऑल बिलोंग टू द मैमेलिया ग्रुप, एक ही ग्रुप के हैं हम। तो क्या चीज़ है जो जानवर को इंसान से अलग करती है? वो उस टाइप के टीचर थे और वो वैल्यूज़ जो उन्होंने भी इनकलकेट करी थी, जो एक दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट होने के तहत मैंने सीखी, इम्बाइब करी
और उसी को हम सब लोग आगे पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा इवेंट नहीं है, ये एक ऐसी हस्ती की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की याद है जो हमें ये हर लम्हे हर दम याद दिलाती है कि एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आज के बढ़े हुए चैलेंजेस में ये कितनी और बढ़ गई है। दूसरी रीज़न वाई वी ऑर्गेनाइज इट, वो सोच है, हमारी कोशिश है कि आप लोगों को, अपनी इस पीढ़ी को, नए बच्चों को फिर से किताब से जोड़ा जाए। वी आर नॉट अगेंस्ट किंडल, मैं भी किंडल यूज़ करता हूँ, लेकिन छपी हुई किताब का भी एक मज़ा है। ई बुक्स की अपनी दुनिया है, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जिनके दो मैनिफेस्टेशन हम यहाँ देखते हैं, जिसको हम अपनी आँखें और विजन कहते हैं। ई बुक्स इसके लिए बहुत अच्छी नहीं है, इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। आप हर बुक का अगर ई वर्जन पढ़ना चाहेंगे तो वो आपके लिए विजन फ्रेंडली नहीं है। आपको कहीं कुछ छपा हुआ चाहिए उस किताब से रिश्ता जोड़ने के लिए, और ये बताने के लिए ये किताब सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको बहुत से बच्चे उसको भी मुश्किल से पढ़ते हैं, और कोशिश ये होती है कि एक ही टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाए, ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, लाइब्रेरी ना जाए, नोट्स ना बजाएं कोई, और उसी से वो फिर कीज तक और कुंजी तक पहुँचते हैं कि किसी तरह इससे पढ़ लूँ, कम पढ़ के काम चल जाए। तो ऐसे बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर खींच के लाना और उन्हें किताबों की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना कि ये क्या चीज़ है, देखो इसे। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग, हमें हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, किताब पढ़नी पड़ती है, और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा। आप जब कोई लैपटॉप खरीद के लाते हैं, कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, उसमें आप जब तक विंडोज़ लोड नहीं करते या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते, तो वो चीज़ आपके लिए बेकार होती है ना। आपने जो मोबाइल ख़रीदा उसमें अगर सिम ना हो तो वो सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स परमिट करेगा, सिम के साथ वो एलिजिबल होगा कॉल्स करने के लिए। उसमें फिर आप अपनी एप्लीकेशंस लोड करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग्स, कि जो अपनी पसंद है उसकी एप्लीकेशंस। कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर वही कुछ परफॉर्म कर सकता है जो उसमें आपने लोड किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर आप लोड करेंगे, आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, उसमें बहुत एप्लीकेशंस है आपके कम्युनिकेशन के, लेकिन MS ऑफिस नहीं है, तो आप उसमें एक चिट्ठी टाइप नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड उसमें खुलेगा ही नहीं। तो जो आप लोड नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा कंप्यूटर हो, वो आपका वो काम नहीं करेगा। आप लोग जब पैदा होते हैं तो एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होते हैं, और जो आपको सोसाइटी आपके यहाँ अपलोडिंग करती है, जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसी टाइप के व्यक्ति, उसी टाइप के इंसान, उसी टाइप का व्यक्ति, उसी टाइप की पर्सनैलिटी आप बनते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू आर फेड, क्या इनपुट्स आपके अंदर जा रही हैं। अच्छी इनपुट्स अंदर लेने के लिए अच्छी किताब की बहुत ज़रूरत है। उन विद्वानों की, उन सोशल साइंटिस्ट की, उन अच्छे इंसानों की सोच को शेयर करना और समझना कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या सीखा। आप यकीन जाने, आज सुबह 40 या 45 मिनट जो मैत्री जी के साथ गुजरे हैं मेरे, दे वर आई ओपनर्स। और मैं उस वक्त जो मेरे साथी साथ बैठे थे, मैं उनसे कह रहा था कि हमें ये पता लगता है कि हम आज भी कितना कम जानते हैं खुद अपने देश के बारे में, क्योंकि कुछ बातें वो राजस्थान के अपने इलाके की कर रही थी, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। यकीन जानिए, इस 30 मिनट में मैं जितना बड़ा हो गया, शायद किताबें पढ़ने के लिए उसमें मुझे महीने 2 महीने मिलते और कितना पढ़ना पड़ता। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ऐसे लोगों से मिलके या उनकी विचारधाराओं को, क्योंकि अभी राजकमल के स्टॉल पे हम लोग रुके और आपने दिखाई जो किताबें आपके मैत्री जी की लिखी हुई है, जिसमें बायोग्राफीज भी हैं, 2 हैं। आप बता रही थी कि कुछ उनकी अर्ली लाइफ की है, कुछ बात की है। उसमें इतना सब कुछ होता है और इतना सब कुछ है कि वो हमें उन चीज़ों को, उन बुनियादों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है जिनकी आज बड़ी ज़रूरत है। तो ये सब वो रीज़न्स हैं, ये सब वो बातें हैं हमारी उस एक, मैं समझता हूँ कि एक स्कीम का या मूवमेंट का हिस्सा जो इस कॉलेज से चलती आई है और चली है,
जिसको हम 2 लफ्ज़ में कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना और अच्छा इंसान बनाना। ये चैलेंजेस रोज़ बरोज़ हमारे सामने आते हैं किसी न किसी शक्ल में। आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो ड्रामा आपके सामने रखा जाएगा, इन्हीं बेसिक चीज़ों को एड्रेस करता है। मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ एंड आई रिग्रेटेड, लेकिन फील इक्वली हेल्पलेस कि इस छोटे ऑडिटोरियम में मैं अपने सब बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर सकता, और वो आज की इस प्रोसीडिंग से किसी हद तक महरूम रह जाएंगे कि लाइव उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम रिकॉर्डिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और यहाँ के इस पूरे प्रोग्राम के DVD हम यहाँ अवेलेबल भी कराएंगे आपको, और कॉलेज की वेबसाइट पे भी डालेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं देख सके, और बल्कि बीच में हमारा जो एक इंटरएक्टिव वीक आ रहा है अक्टूबर में, उसमें मैं इस DVD को यहाँ भी रन कर लूँगा, ताकि जो बच्चे आज नहीं देख सके मेरे, वो बच्चे इसको फिर देख सकें। लाइव नहीं तो कम से कम वो इस एक्सपीरियंस को शेयर तो कर सकते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, उन थॉट्स को शेयर कर सकेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ दिल से। आई हार्टली वेलकम द चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट। और एक रिक्वेस्ट जैसी अभी अनाउंस की गई थी कि अपने मोबाइल्स भी साइलेंट रखिएगा और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now it's over to Dr. Babita Kala, convener, Arts and Culture Society. Dr. Babita, please. Thank you, Dr. Tariq. Good morning to everybody. As you know, we all are here today to watch the play Kabira Khada Bazaar Mein, which is written by an eminent Hindi writer, Bhishma Sahani. On behalf of Arts and Culture Society of our college, it is my great pleasure and I extend a very hearty welcome to our chief guest, Srimati Maitreya Pushpa. I also wish to welcome Shri Surendra Sharma, who is director of this play, our college principal, our retired colleagues, all faculty members, non-teaching staff, guests, and my dear students. I request Principal Sir and our chief guest, Srimati Maitreya Pushpa, to please come to the stage. Sir, please come to the stage. I also request Shri Surendra Sharma and Dr. Mohammad Naki to come to the stage. Sir, I request Principal Sir to present a potted plant to our chief guest. Thank you, sir. I request Mr. Mohammad Naki to present a potted plant to Shri Surendra Sharma. Thank you, sir. Now, Vishali Chaudhary will introduce the chief guest to you. हेलो। मैत्री पुष्पा हिंदी की एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। मैत्री पुष्पा ने अपनी लेखन में ग्रामीण भारत को साकार किया है। इनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है। इनको रांगी राघव और फणीश्वर नाथ रेणु की श्रेणी की रचनाकार माना जाता है। मैत्री पुष्पा को अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, सरोजिनी नायडू पुरस्कार और सार्क लिटरेरी अवार्ड प्रमुख हैं। Thank you, Vishali.
एक्चुअली मैम के बारे में हम जितना बोलें उतना कम है, शायद जितना प्ले लंबा है उससे ज़्यादा इनके बारे में बोला जा सकता है, मगर टाइम की कमी के कारण हमें बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। बट आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गूगल पे मिलेगी और हमारे बुक स्टॉल्स लगे हैं, इनकी बुक्स वहाँ भी हैं। आई एक्सटेंड वंस अगेन अ वेरी हार्टी वेलकम टू यू मैम। Surendra Sharma ji does not really need any introduction. As you know, he has been with us, and the previous plays that we have done, Muawaze and Punchlight, he had directed those plays also. And we are so much dependent on him because it is his capability. He's very ably and very tactfully manages a huge number of students in a series of month-long workshops, and which you have earlier also witnessed, and today you're also going to witness a play that has been directed by him. It is hard labor of Shri Surendra ji as well as the entire cast. So you will be presenting to you today the work of 1 full month, which is actually a hardcore dedication of Shri Surendra ji. He is a noted actor-director from NST, and he has acted in many films, teleserials, and he has also directed some plays like Mela Anchal, like Rangbhumi, and many more. And with these few words, I request the guests and principal sir to be seated on their seats. Now I hand over the stage to Shri Surendra ji. I hope you will enjoy the play Kabira Khada Bazaar Mein. कैसे हो? अरे आओ आओ करमदीन, आओ। क्या बात है, बड़े जल्दी पहुंचे बाजार से? अरे सभी दुकानदार कहते हैं अभी पहला ही माल नहीं बिका तो और माल लेकर क्या करेंगे? कुछ कमाई तो कर लाए होंगे। अरे कूटी कौड़ी नहीं मिली, इसरार करो तो कहते हैं तुम्हारा माल धरा है, उठाकर ले जाओ, हमें नहीं बेचना है। अरे ऐसी मंदी आई है कि कुछ पूछो नहीं, बाजार में तो उल्लू बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कबीरवा मिला रहा? उसका भी कुछ माल बिका होगा तो नहीं? घर से तो सवेरे ही निकल गया था। ये थान तुम्हारा ही माल है, वही दिए हैं। कबीर ने तुम्हें क्यों दिया? और घर से तो सवेरे ही निकल गया था। अरे कहता था घर पहुंचा देना, और ये भी संदेशा दिया है कि शाम तक घर लौट आएगा। तुमसे कहाँ मिला था? कोतवाली चौक के पास खड़ा था। अरे उसे बहुत से लोग घेरे खड़े थे। कबीरे को समझाओ नूरे भैया, बहुत बड़बोला हो गया है। बाजार में माल बेचने जाता है तो माल बेच खोज कर सीधे घर लौट आया करे। क्यों, क्या फिर कोई बात हुई? आज सराफों के बाजार से निकलकर जब मैं मस्जिद शरीफ की तरफ जा रहा था तब मैंने कबीर को पहली बार देखा। पूरा मजमा जमा कर रखा था। क्या कह रहा था? वही रोज की बकझक, और क्या। अरे कुछ लोग उसकी बात सुन सह लेते हैं और कुछ लोग नहीं सह पाते। किसी ने कोतवाल को शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम कुछ छुपा रहे हो करमदीनवा? सच बताओ कबीरवा क्या कह रहा था? आज बड़े मेहनत की झांकी सवारी निकल रही थी, वहाँ मेहनत के आदमी ने किसी लौंडे को बेत मारे। कबीरा बीच में कूद पड़ा। वो बच्चे को तो छोड़ दिए, उल्टे कबीरे पर ही टूट पड़े। अरे उससे पहले एक मौलवी से भी उलझ रहा था। देख तो रहे हो जुग जमाना कैसा आ गया है। सुन ली बेटे की बातें? अरे कोतवाल तो ऐसा आदमी है, जिंदा गाड़ देता है। पहला कोतवाल सीलदार आदमी था, भला मानुस था, बकस देता था, मगर इस कोतवाल का कोई भरोसा नहीं।
सुना है इसका दादा तैमूर रंग की फौज के साथ आया था दिल्ली के खून खराबे में, उसने खूब बात संगे। अरे मैं क्या करूं, इस नालायक की वजह से जो जान सागर में आ गई है। अरे मेरी मानो तो तुम्हें खुद इसके साथ जाना चाहिए, मंडी में काम निपटाया और सीधे घर लौट आए। और मैं तो सलाह दूंगा इसका ब्याह कर दो। अरे अपने आप पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी, मुंह बाय सड़कों पर तो नहीं घूमा करेगा। अरे हमारी कहाँ सुनता है, 2 बार तो घर से भाग चुका है और 1 बार तो कहा हरिद्वार से जाकर पकड़ लाए थे। अरे सच पूछो तो मैं तो इसे लेवाने भी नहीं जाता, लेकिन ये इसकी माँ रो कराती हुई जा रही थी। अब आज पहनकर होना कौन सुने, मैं जंगलों की खाद छानता, मिन्नत समाजत करके इसे लौटा लाया तो बाबूजी 7 महीने बाद फिर बात खड़े हुए। अब इसे बांध कर तो नहीं रखा जा सकता, कहीं बांधे गाँव बसा है। हम तो डरते हैं, उससे कुछ नहीं कहते कि कहीं फिर ना भाग जाए। हमारे तो दुख ही लगी रहती है कि कहीं कोई बात मुंह से न निकल जाए कि फिर भाग खड़ा हो। अब की भागेगा मैं तो गंगा में क्या करूंगी। चबड़ चबड़ करे जा रही है। अरे तूने ही से बिगाड़ा है। अरे मेरी मानो इसका ब्याह कर दो, अपने आप संभल जाएगा। रोज रोज लोगों से झगड़ा टंटा अच्छा नहीं है। अच्छा अब चलूंगा, ये खान वान संभाल लो जरा। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, इधर लड़का बिगड़ रहा है, आवारा हो रहा है, हमारी जान लेकर ही रहेगा। कुछ सोच समझ कर बोला करो जी, कैसे को बात मुंह से निकाली है। तब तो बड़ी मोहब्बत बनी थी, अब की एक भुगतो। अरे हम तो सांप पालते रहे, न दीन के रहे न जहां के। क्यों से गाली देते हो, वो तो तुम्हें सिर पर उठा रखता है और तुम होगी। अब की बार बाहर गया तो मैं इसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा, इसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। आए दिन तुम मुझे कोसते रहते हो। उधर कबीर बाबा भी कहता था मैं घर से बाहर जाऊंगा, तुम लोग मेरी वजह से परेशान रहते हो। अरे उस वक्त भी मेरी बाई आंख फड़क रही थी जिस वक्त तू उसे उठाकर लाई थी। अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि नूरा भूल कर रहे हो, और मैं क्या करता, तू मेरे सिर पर जो सवार थी। मैं सिर पर सवार हो गई थी, तुम खुद आए थे खाने मेरे साथ। अरे पगली मैं गया था तेरे दिल की साज पूरी करने, तू मन ही मन कैसी कैसी मनौतियां मना रही थी। पराए कभी अपने नहीं हुए नीमा, सदा पराए ही रहते हैं। या अल्लाह, कैस इसे हमें अल्लाह ताला ने दिया है, खबरदार जो मुझसे एक भी बुरा लफ्ज़ कहा तो। अरे इसे न उठा लाती तो क्या मालूम मैं दूसरा निकाह कर लेता, और मैं अपना बच्चा तो होता। इसे पाल पोस कर बड़ा किया तो ये फल भोग रहे हैं। 2 दिन चैन के नहीं मिलते, करेजे पर हो रहा बुनता रहता है। बस अब कुछ मत कहो जी, ऐसा बेटा तो दिया ढूंढना मिलेगा। किस्मत वाले थे हम जो हमें ऐसा सोना बेटा मिला। हमारा घर उज्जर हो गया, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ, उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, अरे अरे गहरे से उलझता फिरता है। जुलाहे का बेटा है तो जुलाहा बनकर रहे, कपड़े बेचने जाता है तो घंटों भर निगोड़े साथियों के साथ बैठकबाजी करता फिरता है। जिधर देखो कबीरे का दरबार लगा है। हम जोजो के साथ ही तो उठता बैठता है ना, इसमें बेजा क्या है। भांग धतूरा तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, शास्त्रार्थ करता फिरता है। लठ लिए लोग इसके पीछे घूमते हैं। अच्छा अच्छा शास्त्रार्थ करता है ना, भांग धतूरा तो नहीं पीता। बस एक ही बात अभी जाएगी। अरे मुझसे पूछे, भांग धतूरा इतना बुरा नहीं जितना ये शास्त्रार्थ है। घरों के घर तबाह हो जाते हैं और सिर फटा हुआ अलग होती है। बस बस ये क्या करके जा रहे हो। आज तो मैं सभा सभा के क्या कह दोगे। खबरदार खबरदार, तो तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो तुम्हें छुट्टी फिर लोग। अरे लोग हो जाए मेरी बला से। अगर उसे जरा भी हमारा ख्याल होता तो ऐसे कर्म करता ही नहीं। कहाँ ढूंढ गए बंदे। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या। जब पहली बार कबीरा घर छोड़कर भाग गया था तुम उसी रोज उसे ढूंढने निकल पड़े थे। घर में बैठ ही नहीं सकते थे। नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम नहीं जाओगे, तुम चैन से बैठ ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या। अरे नीमा अपने अपने होते हैं और पराए पराए। आदमी की तरह बनकर रहे तो भी कोई बात है, ये तो रोज नहीं नहीं खुर्च करता फिरता है। आ गया बेटा। इधर बैठ जा, थक गया होगा ना, मैं तेरे लिए सत्तू बना लाती हूँ। तीनों दिख गए। हमसाया तो कह रहा था बाजार में बड़ी मंदी है, उसका तो एक भी नहीं बिका। नहीं तो क्या कोई आदमी यहाँ धान नहीं पहुँचा गया। धान तो तू लेकर गया था।
नहीं, बाजार में मैंने एक से कहा थान घर पहुंचा है, बापू को दे आए। मैंने सोचा अब तक पहुंचा गया होगा। तू अच्छा व्यापार करने जाता है, थान किसी दूसरे के हवाले कराया? कौन था वो? बस्ती का ही था बापू, दे जाएगा। कहाँ पर दिए थे? चिंता नहीं करो बापू, दे जाएगा। सर्राफों की बाजार के चौक में बनवारी की दुकान के पास खड़ा था। तेरे लिए तो चिंता फिक्र की कोई बात ही नहीं है। अब से मैं खुद जाया करूंगा, हर भाई तुमसे। चिंता फिक्र ले गया था, करमदीन लाया था, वो रखे हैं। ये धंधा व्यापार करने चले हैं। इतना भी नहीं मालूम कि थान किसे दिए थे। जान सासत में आ गई है। ले खा ले बेटा। मेरे दोस्तों में से कोई आया था ना? रिदा, सेना, पीपा, कोई तो आया होगा। सुन बेटा, तू लोगों से उलझता फिरता है, ये ठीक नहीं है। मैं किसी से क्या कहता हूँ माँ? आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। दुकान में सेठिया बड़ा सो रहा था। मैंने जाएगा तो थान बेचने की बात करूंगा। उधर से दो कसाई एक गाय को बांधे ले जा रहे थे, पीछे पीछे उसका बछड़ा भी था। मुझे बहुत बुरा लगा। और तू बीच में कूद पड़ा? नहीं माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे एक कवित सूझ गया तो मैंने कवित कह दिया। मुझे सूझ गया माँ, मैंने कह दिया। बेटा, लोग तेरी कविताओं से बिगड़ते हैं, तो तू क्यों कहता है? क्या कहा था? मैंने कहा रात भरन है कैसे बेटा, तुझे अगर कवित कहना ही था तो कम से कम मस्जिद के पास तो नहीं कहता। मस्जिद के सामने कहाँ खड़ा था माँ? मस्जिद के सामने तो बाद में खड़ा था। और तुझसे किसने कहा कि कोई मुझ पर बिगड़ा था? ये आज की बात थोड़ी है, आए दिन ऐसा ही होता रहता है। तू लोगों से सवाल पूछता फिरता है। मौलवी मुल्ला से कोई सवाल पूछता है, वो चिढ़ जाते हैं। इन लोगों के हाथ में हमारी रोटी है कबीरा, तू कब समझेगा? मैं किसी से क्या कहता हूँ माँ? कुछ सोच समझ कर कहा कर बेटा। ये काशी है, हिंदुओं का तीर्थ है, और यहाँ का कोतवाल मुसलमान है। सभी कहते हैं बड़ा बेरहम आदमी है, जिंदा दफना देता है। मेरा दिल बहुत डरता है कबीरा। सुन माँ, एक बात पूछूं? क्या है? सच सच बताएगी? क्या है? बुझावा बुझाता है। पहले तिरवाचा दे की सच कही थी, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोल। कहने की बात हुई तो कहूंगी, ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। पूछ, क्या पूछता है? जब मैं बाहर से आया तो बापू कुछ कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं। कह तो रहे थे पराए पराए होते हैं और अपने अपने। इसका क्या मतलब था? कुछ भी तो नहीं बेटा। वो बाजार में लेन देन की बात कर रहे थे। आजकल कोई अपना नहीं होता ना। मैंने पहले भी उन्हें कहते सुना है, अगर तू उसे ना उठा लाई होती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता। हम सांप पालते रहे, इसका क्या मतलब था? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मुझसे छुपाओ नहीं माँ, क्या तुम मुझे कहीं से उठा लाई थी? क्या मैं किसी दूसरे की औलाद हूँ? तू तो मेरा जी जान है रे। खबरदार तो फिर कभी ऐसी बात कही तो। कौन थी वो? कौन? मेरे माँ बाप, जिससे तूने मुझे गोद लिया था। ऐसी बातें करते तुझे लाज नहीं आती? क्या मैंने तुझे सौतेलों की तरह पाला है? अपने मुंह में कौन ही डाला, तेरे मुंह में डाला है। ये मैं कब कहता हूँ? जिसकी गोद में पलकर बच्चा बड़ा होता है, वही उसकी माँ होती है। मैं ये तो नहीं कहता, मैं बस इतना पूछता हूँ, मैं हूँ किसका? किसने मुझे जना? तू तो सचमुच पर आया है रे। मेरा होता तो अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करता। बिगड़ गई माँ। जो भी थी, तुझे क्या? तुझे मेरी गोद में डाल गई, मुझे और क्या चाहिए था? निकल आई ना बात। अब ये भी बता दे कौन थी वो? फिर वही बात। बता देना माँ, मैंने सुनना लिया होता तो और बात थी। कोई बदनसीब। उससे भी ज्यादा कोई बदनसीब हो सकती है माँ। क्या बकता है? तुम दोनों जो बाप बेटे, जो
उसे जानती है? तू क्यों खोद खोद कर पूछता है कबीरा? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब नहीं पूछूंगा, पर ये तो बता दे कौन थी वो? तुझसे कभी मिली? घुरे पर फेंक गई थी या अपने आप तेरी गोद में डाल गई थी? बता देना माँ। मुझे क्या मालूम था एक दिन तू मुझसे ऐसा भी सवाल पूछेगा। अभी तो तू एक दिन की तो जन्म के पहले दिन से तू मेरी गोद में है। तो मुझे जनकर फेंक गई थी ना? कौन थी वो? तुमसे कभी मिली? मुझे जनकर फेंक गई थी, बतलाओ कि नहीं? जब तू मुझे मिला तब मैं ब्याह के तेरे बाप के घर आई थी। तेरा बाप मुझे ब्याह के पालकी में ला रहा था। हम गंगा पार जुलाओ की बस्ती की ओर जा रहे थे। तभी मैं पानी पीने के लिए एक तालाब के पास उतरी। तो मुझे वही पड़ा मिला। तेरे होठों पे अभी भी तेरी माँ का दूध लगा हुआ था। तेरा बाप और मैं तुझे निहारते ही रह गए। अल्लाह ताला ने तो मेरी को मेरे प्यार के पहले से नहीं बढ़ती थी रे। वो तो मुझे मरने के लिए फेंक गए और तुमने मुझे उठाला है। वो भी बदनसीब थी कबीरा। और अपना बच्चा कौन फेंकता है? तू उसे जानती है? तुझसे कभी मिली? मिली थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुझे उठा लाई हूँ। कहीं छुप कर देखती, हमारे झोपड़े के पास आकर मंडराती, झाँक कर देखती, फिर लौट जाती। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो बात भूल गई। कौन थी वो? कोई बेवा भागनी। बेवा भागनी? उसका भी नसीब फूट गया था और क्या। तब तो मैं बड़ी ऊंची जात कहूँगा। क्या मेरी गाना भी बेटा? मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ माँ। तू उसे जानती है वो कहाँ रहती है? मेरी जलने वाली, जलकर फेंकने वाली। अब तुमने बहुत बरसों से नहीं देखा कबीरा, तू क्यों एक ही बात रखे जा रहा है? कुछ नहीं। तो उसके पास जाना चाहता है? बापी का बेटा इसलिए अब तो उसके पास जाएगा। वो मिल जाए तो चला जाइयो, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। हम छोटी जात के जो ठहरे। मुझे घर से निकाल रही है माँ? गोदनी बेटे को कोई निकालता है क्या? मैं तुझे घर से निकालूंगी। जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसे निकालूंगी। तुझे तो देख देख कर हम दोनों जीते हैं रे। उसे घर से निकालूंगी। ये क्या? तेरे को तकलीफ कैसे हो रहा है रे? क्यों कबीरा? तेरे को तेरे खून कैसे लगा रे? कुछ भी नहीं माँ, मैं तुझसे भूल भी चुका था। और तुझे फिर से कोड़े पड़े हैं ना? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं तुझसे भूल भी चुका था।